ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं 2019 इंतखाबात की तस्वीर। जी हां, नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये एग्जिट पोल बिल्कुल कोशिश की गई है कि जहां तक हो सके सच के बिल्कुल करीब हो, और इसी की ये कोशिश है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को बढ़त मिली है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, जो इप्सॉस के साथ इन्होंने ने किया है, और तेलुगु देशम पार्टी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ है। इस बारे में हमारी बातचीत लगातार जारी है। प्रेम कुमार जैन टीडीपी लीडर हमारे साथ आंध्र प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं, और रेवंत रेड्डी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से कुछ देर में, और साथ ही इकबाल अहमद हैं जो वाईएसआरसीपी के लीडर हैं। तो इकबाल अहमद, आपसे मेरा सवाल यही था कि आखिर क्या वजह है, कितना आप इस आंकड़े पर आपका रिएक्शन कैसा है? 13 से 14 सीटें वाईएसआरसीपी को, आपने बताया कि इससे ज्यादा के आप हकदार थे। क्योंकि हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि तकरीबन 1 साल से जगन मोहन रेड्डी साहब जी विश्वसनीयता जो एक है कि ये टीडीपी गवर्नमेंट चंद्रबाबू नायडू साहब खो चुके हैं, और यू टर्न हर बात पे इन्होंने यू टर्न लिया है। जो स्टेट के लिए जो भी मामला चाहिए था, और हर बात पे एक भी अहम ठोस काम टीडीपी से नहीं हुआ है, ताकि जो अमरावती इनके जो प्रॉमिसेस थे 2019 में, मैं आंध्रा को 2019 अब है तो आंध्र प्रदेश अमरावती को इंडिया में नंबर 3 नंबर पे मैं लाऊंगा। 2029 को नंबर 1 पे मैं लाऊंगा। 2050 में नंबर 1 वर्ल्ड में ही ऐसे लाऊंगा। मगर आखिर जब आप देखें तो पेंशन की बात जब आई, तो जब जगन मोहन रेड्डी साहब प्रॉमिस किए कि भाई जैसा पदयात्रा कर रहे थे वो पदयात्रा जी, तो लोगों को प्रॉमिस किया था 2000, इन्होंने पहले तो उनका हंसी मजाक उड़ाया, और फिर चंद दिन के बाद इलेक्शन के पहले उन्होंने 2000 किया। जब लोगों की से डिमांड आई तो जगन मोहन रेड्डी साहब का कहना था कि भाई मैं इसको हमारी गवर्नमेंट आ रही है, मैं 3000 करूंगा। तो फिर जब जैसा कि इलेक्शन का डेट आ गया, वो तो इन्होंने भी, चंद्रबाबू नायडू साहब भी आगे जाकर 3000 का अनाउंसमेंट पेंशन का किया। उनके पास कोई ठोस पब्लिक की गरीबी दूर करने के लिए या उनके आवाम के लिए कोई ठोस काम नहीं है। पूरा करप्शन, जो जहां भी देखो करप्शन, कमिटीज, जन्मभूमि कमिटी जिन्होंने ये रखा है, दलाल, पूरी दलालों का राज चल रहा है, लोग देख रहे हैं। और कोई, लेकिन इकबाल साहब अभी भी आप 13 से 14 के बीच में ही हैं, यानी कि हम थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि 50% वोटर्स ने आप पर यकीन नहीं किया है। नहीं, अगर आप देखें तो इनके, अगर इनको देखें तो टीडीपी का सर्वे अगर आपको बताएगा, जो लगड़ापाटी राजगोपाल साहब अभी आते होंगे दूसरे चैनल पे जी, तो उनका कहना है कि ये 20-22 सीट वो जीतेंगे। चलिए, बट एक सर्वे ये ऑलरेडी प्रेम कुमार जैन कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से उनका जवाब लेते हैं। फिर हमारे साथ रेवंत रेड्डी भी जुड़ रहे हैं, उनसे हम खासतौर से बात करेंगे तेलंगाना के नतीजों पर। प्रेम कुमार जैन, क्या कहना चाहते हैं आप? आपको काफी नुकसान वहां पर आंध्र प्रदेश में टीडीपी को। हमारे माननीय मित्र इकबाल साहब का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने ये कहा कि हम 23 सीट जीत रहे हैं। काश वो यही बोल देते कि हम 25 में से 26 सीट बोल रहे हैं, क्योंकि सपने देखने का अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको देता है। सपने देखने का हक हर किसी को है। मैं जिम्मेदारी और दावे के साथ बोल सकता हूं कि 23 तारीख के रिजल्ट इसके पूरे विपरीत होंगे, और फिर तेलुगु देशम पार्टी वहां सत्ता में आ रही है। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। आज तक जगन मोहन रेड्डी साहब कारपोरेटर की पोस्ट पर नहीं रह सके, जिनको डेवलपमेंट का डी नहीं मालूम,
उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आपने अपनी बात पूरी की, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त अब आपको बताते हैं, एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि तेलंगाना में क्या आंकड़े हमने दिखाए हैं। न्यूज 18 और इप्सॉस का आंकड़ा तेलंगाना को लेकर क्या है। तेलंगाना में जो तस्वीर है उससे सीधे तौर पर यह पता चल रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी को और कांग्रेस को एक बड़ा झटका अगर कामयाबी मिल रही है तो टीआरएस को ज्यादा कामयाबी मिल रही है। टीआरएस 11 से 13 सीटें जीत रही है और बीजेपी को 1 से 2 सीट पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस को सिर्फ 1 से 2 सीट पर कामयाबी मिली है, जबकि एक एआईएमआईएम के साथ जुड़ी है। रेवंत रेड्डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं तेलंगाना में। रेवंत रेड्डी, क्या रिएक्शन है आपका? कांग्रेस इज गोइंग टू हैव ओनली 1 और 2 सीट। अभी तेलंगाना में जो कांग्रेस के लिए 1 या 2 सीट्स जो दिखा रहा है वो न्यूज़ 18 का व्यू है। अभी तो चुनाव में अभी क्या होने वाले है, ये नेशनल परसेप्शन में हुआ है इलेक्शन जी। मतलब जिसने प्राइम मिनिस्टर बनना है वो डिसाइड करने का है। केसीआर का कोई रोल है ही नहीं है यहाँ पर। जो इलेक्शन चला हुआ है चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव हुआ चुका है कि यहाँ पर केसीआर का कोई रोल, कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये इलेक्शन जो असेंबली के हिसाब में, असेंबली में जो पोलिंग परसेंटेज, वो परसेंटेज कंसिडरेशन में लेके ये पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा बेहतर तरक्की होगा। यहाँ पर 3 कॉर्नर कंटेस्ट हुए, कहीं भाजपा वर्सेस टीआरएस चले, कहीं टीआरएस वर्सेस कांग्रेस पार्टी चले, कहीं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चले। इसका मतलब अभी ये नतीजा अभी ये नहीं कह सकता है कि पहला ही कांग्रेस पार्टी को 1 या 2 सीट मिलने वाले हैं, टीआरएस को 1 साइड रिजल्ट आने वाले। हम तो ये यकीन नहीं करता है कि अभी कांग्रेस बेटर परफॉर्म करेगा तेलंगाना में। लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में जो कैंपेनिंग होती है वो उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं के ज्यादा यहां रोड शोज नहीं हुए, रैलियां नहीं हुई। इससे यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस ने शायद पहले ही यह जंग हार ली है। नहीं, वो बड़े लीडर आने से कोई इलेक्शन जीतना हारना यहाँ पर तेलंगाना में नहीं होता है। तेलंगाना में ऐसा है कि यहाँ पर पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी जी, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी जी, विश्वेश्वर रेड्डी सिटिंग और वर्किंग प्रेसिडेंट मैं हूँ, और पोन्नम प्रभाकर जी, मधु यास्की जी, जो इम्पोर्टेंट सीनियर मोस्ट लीडर्स है, फार्मर मिनिस्टर रेणुका चौधरी जी, वो खुद का ताकत है, वो उन लोगों का खुद इन्फ्लुएंस है, उन लोगों का एक चरिश्मा है तेलंगाना में। तो हम लोग हमारे इलेक्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कर ले सकते हैं। इसीलिए बड़े लीडरों का मीटिंग ये टाइम पे उन लोगों का टाइम लिया ही नहीं। यहाँ पर तेलंगाना में हम लोग वेरी पॉपुलर लीडर्स, अगर टीआरएस में लिए तो पहले बार अगर मेरे खिलाफ मतलब राजशेखर रेड्डी भी हो, श्रीनिवास रेड्डी भी हो, नरसिम्हा रेड्डी भी हो या रंजित रेड्डी भी हो, कहीं पर भी वेंकटेश नेतकानी भी हो, वो कोई भी है, वो पहले बार चुनाव में आए हैं। वो कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को। इसीलिए तेलंगाना में जो टीआरएस लीडर्स है उनके नाम पे कोई इलेक्शन नहीं चले। लेकिन रेवंत रेड्डी, एक और सवाल है, तेलंगाना को छोड़ के थोड़ा सा मूव करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जो है वो बिल्कुल 1 या 2 सीट ही ला रही है, वहां भी यही तस्वीर है। बल्कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की तस्वीर ज्यादा बड़ी हो सकती थी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ, तेलुगु देशम पार्टी के साथ जिस तरह से आपने कोरिलेशन किया हुआ था, लेकिन टीडीपी भी वहां घाटे में जा रही है, कांग्रेस तो बिल्कुल ही घाटे में है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो वहां पर 2014 में ही हम पूरा नुकसान हो गए। स्टेट बाइफोर्केशन के बाद हम लोग को कांग्रेस पार्टी में कुछ जोल्ट लग गए, उसके वजह से कांग्रेस पार्टी रोल इज वेरी लिमिटेड इन आंध्र प्रदेश। बट हमारे साथ जो गठबंधन हुआ है तेलुगु देशम पार्टी नेशनल लेवल पे, यूपीए के साथ, कांग्रेस के साथ, नायडू जी ने जो तरक्की कर रहा है, नहीं ये तो सबको जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो हमारे हिस्सा में आ जाएगा। और दूसरा मैं ये दिखाना चाहता हूँ अबू जी, ये जगन मोहन रेड्डी जी ने ये कह रहा है कि जिसने ये स्पेशल स्टेटस आंध्र प्रदेश को देने वाले हैं, मैं वो पार्टी को मदद देने के लिए कह रहा। मैं ये बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ साफ दिखा दिया कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस एनडीए या बीजेपी पार्टी नहीं देने वाले हैं। इसका मतलब राहुल जी ने पहला सिग्नेचर जो स्पेशल स्टेटस इन आंध्र प्रदेश देने के लिए, वो स्पेशल स्टेटस आंध्र प्रदेश को देने के लिए वायदा किया था।
इसका मतलब आंध्र प्रदेश में और या मैं TDP थोड़ा आपको जीत रहा है रोकना या चाहता हूं, वैएसआर आबिद रसूल पार्टी खान जीत, हमको टीआरएस लेना लीडर देना नहीं है। जुड़ चुके हैं आंध्र हमारे प्रदेश साथ। में जो तेलंगाना के 25 जो सीटें- नतीजे हैं, तेलंगाना का जो एग्जिट पोल है उस पर हम आबिद रसूल खान से बात करेंगे। आबिद रसूल खान साहब, आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना में टीआरएस को 11 से 13 सीटें तक मिलने जा रही हैं। 11 से 13 सीटें मिली हैं आपको। एग्जिट पोल के नतीजे हैं 1 से 2 सीट बीजेपी को, 1 से 2 कांग्रेस को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एमआईएम की तो एक सीट है ही। सवाल यह पैदा होता है कि 17 में आप 16 क्यों नहीं ला पाए? जी, इंशाल्लाह 16 लेकर आएंगे। आपके एग्जिट पोल की भी बड़ी इज्जत करता हूं मैं, और मगर जो लोगों का मूड है, जो आवाम का मूड है, वो पूरा टीआरएस के साथ है। और हमें उम्मीद है और पूरा यकीन है कि हम 16 जीतेंगे। और जो 17वीं सीट है, 17 सीट है, वो असदुद्दीन अवैसी साहब जीतेंगे। इस पे कोई दो राय नहीं है। मगर क्योंकि आपका एग्जिट पोल बता रहा है, तो मैं ये मानते हुए चलूँगा कि एग्जिट पोल जो है एक छोटा सर्वे होता है, और जो लोगों की जो आवाज़ है वो करोड़ों की होती है। तो आज हम जब लोगों में जो है गए हैं और लोगों में मिले हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल टीआरएस की आवाज़ सुने आ रही है और टीआरएस के लिए सपोर्ट सुने आ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हम 16 सीट जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले एक बार फिर से नाज़रीन को बता दूं कि अभी हम आपको मरहलेवार, फेज वाइज, स्टेट वाइज आंकड़े दिखा रहे हैं। और रात 9 बजे हम पूरे मुल्क का जो आंकड़ा है, ओवरऑल 543 में से कितना किस पार्टी को, किस अलायंस को सीटें मिली है, वो बताएंगे। ये अभी आपको हम बता दें कि फेज वाइज जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। और ये देखिए, जो अलग अलग सर्वेज जो है वो भी हम आपके सामने ला रहे हैं। रिपब्लिक ने जो सर्वे कराया उसके मुताबिक जो ऑल फेजेस हैं, तमाम मरहलों को मिलाकर एनडीए 305 सीटें, यूपीए 124, एसपी और बीएसपी सिर्फ 26। यानी इससे सीधे तौर पर एक बार फिर एनडीए जो है वो हुकूमत बना रही है। ये रिपब्लिक का ये एग्जिट पोल है जो इस वक्त आपके सामने है। ये एग्जिट पोल न्यूज 18 जो हमने इप्सॉस की मदद से किया वो नहीं है, ये रिपब्लिक का है। न्यूज 18 का पूरा मुकम्मल सर्वे जो हमने इप्सॉस के साथ कराया है वो रात में 9 बजे। और इसके बाद हम आपको और भी जो दूसरे सर्वेज आ रहे हैं वो बारी बारी से आपको दिखा रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, तमाम सर्वे आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिख जाएंगे। जो टाइम्स नाउ सीएनएक्स का जो सर्वे है उसके मुताबिक एनडीए को 306 सीटें, यूपीए को 132 सीटें, थोड़ी सी बढ़ी हैं ये रिपब्लिक के मुकाबले, और अदर्स को 104 सीटें। अगर हम अदर्स और यूपीए को मिला भी दें तो ये 136 सीटें होती हैं। लेकिन जो बहुत कम है 306 के 236 सीटें होती हैं, लेकिन 306 अकेले एनडीए को मिल रहा है। एनडीए मतलब बीजेपी और उसके अलाइज, जिसमें जेडीयू शामिल है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल शामिल है, जिसमें शिवसेना शामिल है। और अगला एग्जिट पोल चाणक्य का। चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल में जो भी तस्वीर बताई है वो हम थोड़ा सा वेट कीजिए, आप तक अभी हम लाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो दो अहम सर्वे हैं, जो एग्जिट पोल हमने दिखाया न्यूज 18 एप्सॉस का, उसके मुताबिक, और टाइम्स नाउ और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए फिर से हुकूमत बना रही है। लेकिन न्यूज 18 का एप्सॉस के साथ जो सर्वे है वो मुकम्मल सर्वे तमाम 7 मरहलों का, पूरे 543 सीटों का, वो हम आपको रात 9 बजे दिखाएंगे। तो रेवंत रेड्डी हमारे साथ बने हुए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की जो सूरत है उस पर क्यों ऐसी सूरत हाल है, इस पर हम बात उनसे कर रहे हैं। प्रेम कुमार जैन हमारे साथ आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं। टीडीपी की सूरत हाल क्यों ऐसी है, टीडीपी क्यों कमजोर पड़ती नजर आई, इस पर हम उनसे बात कर रहे हैं। आबिद रसूल खान साहब से बात हो रही है कि टीआरएस क्या 11 से 13 सीटों के बीच टीआरएस इतनी सीटें लेकर फेडरल फ्रंट का क्या ख्वाब पूरा हो पाएगा? आबिद रसूल खान साहब, और जो दो और आपको हमने अभी पोल दिखाए हैं टाइम्स नाउ के, रिपब्लिक के, क्या कहना है इस पर? देखिए, आपके सर्वेज जो बताए जा रहे हैं, ये सर्वेज के बाद कोई और फ्रंट की और कोई इसकी गुंजाइश ही नहीं रहती। मगर ये बात
यकीन है कि ये सर्वेज और सच्चाई में काफ़ी फ़र्क होता है। 23 को जब रिज़ल्ट आएंगे आप खुद इसको देखेंगे कि रिज़ल्ट्स में रीजनल पार्टीज़ काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस से बाहर आएंगी और ये रीजनल पार्टीज़ एकजुट होकर फ्रंट बनाने में कामयाब होगी। मैं मानता हूँ कि सर्वेज एक इंडिकेटर होता है, मगर जो ये इलेक्शन है जो 2019 में हमारे पास हुआ है, ये इंडिकेटर से बढ़कर एक ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें खामोशी से लोग वोट करे हैं और ये वोट रीजनल पार्टीज़ को मिला है, इसलिए कि सब ये मानते हैं कि रीजनल पार्टीज़ अगर ताकतवर हो तो उनका हक हुकूमत से हासिल कर कर उन पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सोचते हुए हम ये मानते हैं और ये मान पे हमारा यकीन है कि 2023 मई को जो असल रिज़ल्ट आएगा उसमें रीजनल पार्टीज़ और टीआरएस 16 सीट जीतेंगी और रीजनल पार्टीज़ इतने सीट जीतेंगे कि जिसमें फेडरल फ्रंट एक यकीन में बने और एक हुकूमत में आसने ठीक के है पूरे इम्कानात। रेवंत रेड्डी, मैं इस पे बहस तो नहीं कर सकता लेकिन सवाल कर सकता हूं। जो 2 सर्वे हमने दिखाए टाइम्स नाउ के और रिपब्लिक के, उसका ओवरऑल सर्वे के मुताबिक यूपीए कहीं पर इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वजह रही इस हालत की? कांग्रेस क्यों इसमें पिछड़ गई? इसमें ये कहना चाहता हूं अबू जी, ये अभी भारतीय जनता पार्टी रेवंत जी, अबू हुरैरा अभी थोड़ा वो ब्रेक पर गए हुए हैं, वापस आएंगे। मैं विशाल बात कर रहा हूं। विशाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं ये इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कितना सीट जमा किए वो हिसाब से होगा, क्योंकि अगर 2004 आप चुनाव देखो 145 कांग्रेस पार्टी की सीट मिले तो भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आया था। 2009 में भी 206 सीट कांग्रेस पार्टी को आया तो हम लोग सत्ता में आया था। और 2014 में भी जो जितने दिखाया था, जो सर्वे, जो एग्जिट पोल, जो भी किसी का भी सही नहीं निकला था। इसका मतलब 2004 से 2009, 2014 कभी भी ये एग्जिट पोल या सर्वेस सही तो कोई साफ नहीं दिखाए। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी जो 2004 में परफॉर्म किए 145 से, आज भी कांग्रेस पार्टी कुछ कम 150 सीट्स कांग्रेस पार्टी जमा करेगा उसके हिसाब से। और नॉन एनडीए, नॉन बीजेपी जो पार्टी है, ममता जी, मायावती जी, अखिलेश जी, डीएमके एंड जो भी है, उन लोगों का कुछ कम 200 सीट होने वाले हैं। ये 200 और कांग्रेस पार्टी का 150 मिला है तो 350 सीट से हम लोग सत्ता में आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले सरकार बनाने वाले, कांग्रेस पार्टी चलाएगा ये देश को। चलिए ठीक है। इकबाल अहमद वाईएसआर कांग्रेस से हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आंध्र प्रदेश से। इकबाल अहमद, जो हमने अभी आंकड़े दिखाए हैं, टाइम्स नाउ कह रहा है कि यूपीए नहीं सरकार बनाएगी, एनडीए मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। रिपब्लिक कह रहा है कि एनडीए मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। और जो हमारा न्यूज 18 एप्सॉस का 3 फेज का जो हमने अभी दिखाया है आपको, उसके मुताबिक जो है काफी आगे बढ़ रहा है एनडीए। प्रिया चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईवीएम के मान सर टोकना चाहते हैं, जब वो जीतेंगे ईवीएम सीधा था। इलेक्शन कमीशन अच्छा काम किया, जब राजस्थान में जीते या छत्तीसगढ़ में जीते, मध्य प्रदेश में जीते। आखिर हमारे चंद्रबाबू नायडू 2014 में जीते जब ईवीएम ठीक था, इलेक्शन काम ठीक था। जब हारने लगे तो अभी ये ब्लेम गेम शुरू करे। लोग जानने लगे कि इतना अभी ये जो लोग हैं अभी हार के वजह से अभी बेचैन हो गए। अब सोनिया गांधी से मिले चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी से मिलना चाह रहे। कितना भी मिलने के बाद 300 आंकड़े एक तरह आने के बाद बाकी सब मिलने से भी कुछ होने वाले नहीं है। सीधा लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास रखे, आने वाले दिनों में दोबारा मोदी सरकार बनने वाला है। जैसे हम नारा दिए, फिर अगली बार मोदी सरकार, अगली बार नहीं, बार मोदी सरकार के नाम पे लोग आज तुले हुए। तो ये थे लक्ष्मण, बीजेपी सदर तेलंगाना, और इनका सीधे तौर पे कहना था कि कोई भी विपक्षी पार्टियां चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन ये बहुत खुश हैं इस आंकड़े पर। और जो एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए को बढ़त मिली है उस पर, चूंकि हमने आपको बताया कि जो न्यूज 18 एप्सॉस का जो महा सर्वे है वो पूरा मुकम्मल सर्वे 542 सीटों का हम आपको 8 बजे दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको फेज वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग आपको जो एग्जिट पोल के नतीजे वो आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो दूसरे सोर्सेज से, दूसरे जो एजेंसीज के जो एग्जिट पोल है वो भी आपके सामने रख रहे हैं।
प्रिया चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी लीडर दिल्ली से। प्रिया, क्या कहना है आपका? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनडीए को बढ़त है। आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, हम फिर कोशिश करेंगे बात करने की। प्रेम कुमार जैन, टीडीपी लीडर, आपसे मेरा सवाल, लगातार कोशिश के बावजूद क्यों तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का ग्राफ नीचे गिरा? मैं सभी सर्वे का सम्मान करता हूं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दशमलव परसेंटेज में भी गलती जो है पूरे सर्वे को बदल सकती है। ये हमने बार बार लगातार देखा है कि सर्वे कभी सही नहीं होते। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण दे सकता हूं कि 2 दिन पहले ही ये सर्वे सामने आ गए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी हताशा ये बता रही थी कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। आज वो भगवान भरोसे केदारनाथ और बद्रीनाथ में बैठे हैं कि भगवान ही उनकी रक्षा करे और उनकी पार्टी की बहुमत से सरकार बने। लेकिन भगवान भी हमेशा सच्चाई का ही साथ देगा, सही व्यक्तियों का ही साथ देगा, सही पार्टियों का ही साथ देगा। जी, तो मतलब आपको लगता है कि आपके मुद्दे, आपकी कोशिशें वो तमाम ऐसी थी जो आपको इससे अलग नतीजे दिलाएंगे? डेफिनेटली लोगों ने डेवलपमेंट देखा है, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को जुमलेबाजी नहीं चाहिए। आज कोई जुमलेबाजी या प्रचार से लोग बहकाए में आने वाले नहीं हैं। लोगों को सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट का दूसरा रूप मैं बार बार बोलता हूं कि डेवलपमेंट का दूसरा रूप चंद्रबाबू नायडू है। इकबाल अहमद, क्या डेवलपमेंट का दूसरा रूप चंद्रबाबू नायडू हैं? हाँ, देखिए, अगर थे तो तेलंगाना में आपने नतीजा देखा। जी, मैं समझता हूं, मैं पूरे देश का तो नतीजे के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं तेलंगाना और आंध्रा की बात करूंगा। क्योंकि अगर असेंबली पोल में आपने देखा, कांग्रेस का बेटर परफॉर्मेंस होता 2 महीने पहले जो असेंबली इलेक्शंस हुए। अगर वो चंद्रबाबू साहब से ना जुड़ते, चंद्रबाबू साहब तेलंगाना में आकर ये बोलना शुरू किए कि मैं पूरा हैदराबाद पूरा मैंने ही डेवलप किया, लोगों ने उसको नकारा। डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में अगर सही जुमलेबाजी चल रही है तो चंद्रबाबू नायडू साहब से ही चल रही है। सनराइज स्टेट हो, आप पोलावरम हो या अमरावती, वहां सिर्फ 4 लीक बिल्डिंग्स जो टेम्पररी बिल्डिंग्स के सिवा वो कैपिटल में कुछ नहीं है। और सिर्फ ये 3 मुद्दों पर इलेक्शन को गए हैं। ड्वाक्रा के महिलाओं को 10,000 देकर, भाई लोग हमारे साथ हैं। ये देखिए, अगर तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस के साथ गए और आंध्रा में उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस गठबंधन नहीं रखा, क्योंकि उनको पता था, कांग्रेस को भी पता था, अगर दोनों मिले तो दोनों और उनको नीचे गिराएंगे। इस बार मैं रेवंत रेड्डी, क्या कुछ चूक हो गई, क्या कुछ कंफ्यूजन हो गया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में, जिसकी वजह कर कांग्रेस और टीडीपी की ये टैली सामने दिख रही है? साहब के साथ जुड़े हैं। विशाल जी, ये हर एक पॉलिटिकली कुछ स्ट्रैटेजी रहेगा, पॉलिटिकली वो लोकल इक्वेशन भी रहेगा कभी भी जी। क्योंकि जो चुनाव में जैसा हो सकता है, लोकल इश्यूज लेकर हम चुनाव में जाएंगे। तो तेलंगाना में तो टीडीपी कांग्रेस इकट्ठा होकर हम लोग सीपीआई, इवन कम्युनिस्ट एंड जनसेना जनसमिति पार्टी को साथ में लेकर तेलंगाना में चुनाव में गया था। आंध्र प्रदेश में तो कुछ अलग है, वो हिसाब से नायडू साहब और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग चुनाव में गए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो तेलुगु देशम पार्टी जब एनडीए के साथ में थे, तभी एनडीए, नेशनल फ्रंट भी हो, यूनाइटेड फ्रंट भी हो, या एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 कभी भी सरकार में आया था बोले तो तब नायडू जी ने जब भाजपा के साथ में था तभी सत्ता में आया था। विदाउट टीडीपी कभी कोई सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई ही नहीं।
इस बार भी जो नायडू साहब जो पार्टी के साथ गठबंधन होगा नेशनल लेवल पे वो ऑर्गेनाइज करेगा। अभी यूपीए 3 में भी इनका रोल वेरी क्रूशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेइंग इज ओन गेम। लेकिन तो ये तमाम रोल तो नंबर्स के साथ होते हैं ना रेवंत जी, अगर नंबर्स आपके साथ नहीं होंगे तो ये कैसा रोल प्ले होगा? प्रिया चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी है, दिल्ली से बीजेपी के लीडर। प्रिया, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो, जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, एनडीए जो 162 से 166 जो पहला 3 फेज का जो रिजल्ट जो एग्जिट पोल न्यूज 18 का है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट 3 फेजेस के जो एग्जिट पोल है 162 से 166 एनडीए, जबकि यूपीए को बहुत तगड़ा झटका है 54 से 58। क्या है आपका कहना, क्या है आपका रिएक्शन? लेकिन अदर्स 79 से 82। प्रिया चौधरी, देखिए, तमाम देश के अगर एग्जिट पोल के बारे में बात करें तो अभी अभी आपने टाइम्स नाउ और रिपब्लिक का दिखाया जिसमें 300 से ऊपर 300 प्लस सीटें दी गई हैं। जी। तो ऑल ओवर जो ये बात चल रही थी कि इस बार सुनामी नहीं है, इस बार लहर नहीं चल रही, इस बार तो पूरी सुनामी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं सच होता दिखाई दे रहा है। और पिछले कुछ समय से एग्जिट पोल इस तरह से किए जाते हैं कि उनको किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वो अभी 2017 में विधानसभा के चुनावों को लेकर ही हो। 3 राज्यों में जैसे एग्जिट पोल दिखाए थे बिल्कुल वैसे ही नतीजे आए थे। तो लेकिन 2014 की बात कर रहे थे अभी हमारे दूसरे एक नेता, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। ठीक है, आप इससे हैप्पी हैं, खुश हैं। आबिद रसूल, आपके पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि इस पूरे आंकड़ों के बीच क्या रोल रह जाता है टीआरएस का? क्या आप टीआरएस इस बात पर गौर करेगी कि वो किसके साथ जाए, एनडीए के साथ या फिर कुछ और? देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम ना एनडीए के साथ ना यूपीए के साथ। हमारी कोशिश फेडरल फ्रंट की है और फेडरल फ्रंट एक यकीन में ज़रूर बदलेगा। अब बात जो आपके आंकड़ों की है, बात आपके रिजल्ट्स की है, मैं मानता हूं कि सर्वे एक सैम्पल सर्वे किया जाता है, एक थोड़े से वोटर से इस पर सवाल पूछे जाते हैं जी। मगर जो साइलेंट वोटर्स होते हैं वो कभी सर्वे में अपना ओपिनियन या अपना दिल का ख्याल जो है वो इज़हार नहीं करते हैं। लेकिन आबिद रसूल खान साहब, ऐसा भी नहीं है कि हर बार जो है एग्जिट पोल वो गलत ही साबित हुआ हो। जी नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। एग्जिट पोल में चेंजेस आते हैं, पूरे हिसाब से गलत बोलकर मैं नहीं बता रहा हूँ, चेंजेस ज़रूर आते हैं। और ये टाइप जो 2019 का इलेक्शन हुआ है, इसमें लोगों में जो थी एक बदलाव की भावना और बदलाव की जो ख्वाहिश थी वो इतनी थी कि साइलेंटली वोट हुआ है। और ये साइलेंट वोट जो है डेवलपमेंट के लिए है। जैसा अभी इकबाल साहब बता रहे थे कि तेलंगाना के असेंबली इलेक्शंस में भी हम देखे थे कि कांग्रेस जीतने के पूरे एग्जिट पोल्स और जो कांग्रेस आने के जब इम्कान थे, जब कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म होकर एक 11 या 12 सीट पर आकर रुक गई थी। तो ये मेरा बोलने का आपको ये है कि अब जो डेवलपमेंट तेलंगाना में हुआ, इससे हमको 16 सीट जीतने में कोई मुश्किल नहीं है और इंशाल्लाह जीतेंगे। और दूसरी बात जो फेडरल फ्रंट की है, फेडरल फ्रंट एक छोटी सी एक उम्मीद या एक नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक ऐसी हमारी कोशिश है जिसमें रीजनल पार्टीज़ की एक शेर है और रीजनल पार्टीज़ की एक बात रहे और उनकी एक ताकत रहे। और मैं समझता हूँ आंकड़े कुछ भी आओ, फेडरल फ्रंट जरूर बनेगा और फेडरल फ्रंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए, न्यूज 18 ने इप्सॉस की मदद से ये जो आंकड़े आपके सामने लाए हैं, हम आपको फिर बता दें कि 8 बजे आप जरूर देखें जो महासर्वे है, यानी कुछ देर के बाद जो महासर्वे है न्यूज 18 का इप्सॉस के साथ किया हुआ सर्वे, तमाम 543 सीटों का और तमाम 7 मरहले का। अभी हमने सिर्फ आपको न्यूज 18 ने इप्सॉस के साथ जो सर्वे किया है उसके पहले 3 फेजेस के जो रिजल्ट आपको हम दिखाए हैं वो 162 से 166 एनडीए के हक में हैं। और साथ ही जो यूपीए जो है वो सिर्फ 50 के 60 के आसपास है, जबकि 70 से 80 के करीब में अदर्स को है। और ये 4th फेज का अब आंकड़ा हम आपके सामने ला रहे हैं। 4थे मरहले के तहत जो वोटिंग हुई थी, 72 में से 72 का ये आंकड़ा है। एनडीए 4थे मरहले में 53 से 57 सीटें, 4थे मरहले में एनडीए 53 से 57 सीटें, यूपीए 2 से 4 और अदर्स 13 से 14। यानी जो हमने अभी तक आपको 3 फेजेस का दिखाया था उसमें ये 4था फेज इप्सॉस का 13 से लेकर 15 अदर्स को मिल रहे हैं। यूपीए को 2 से 4 सीटें, एनडीए को बहुत आगे 53 से
57 सीटें हासिल हो रही हैं, यानी 162 और 66 जो हमने 3 फेजेस के मिलाकर बताए थे, उसमें अब आप और 50 कम से कम सीटें जोड़ सकते हैं, तो ये 200 से कहीं ज्यादा सीटें हो जाती हैं सिर्फ 4 फेजेस के साथ। और ये देखिए 5वें फेज का, इप्सोस का ये 5वें फेज का नतीजा, एग्जिट पोल जो न्यूज 18 ने किया है, एनडीए 36 से 39 सीटें, एनडीए 36 से 39 सीटें यूपीए को मिल रही हैं 3 से 7, महज 3 से 7, अदर्स के खाते में महज 6 से 7। तो इस तरह से काफी बड़ी बढ़त के साथ एनडीए, इसमें जो 2019 के इंतखाबात आ रहे हैं, एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि एनडीए एक बार फिर से हुकूमत बना रही है। ये 5वें फेज का ये जो नंबर है आप देख रहे हैं, ये 36 से 39 सीटें एनडीए को 5वें फेज में, यूपीए को 3 से 7 सीटें और अदर्स को 6 से 7 सीटें मिलेंगी। फिर एक बार मोदी सरकार, एग्जिट पोल भी वैसा ही करीब करीब बता रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीट जीतेगी और हम अपने सहयोगी के साथ पूरी तरह से 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे। जितना भी भ्रम पैदा किया था लोगों ने, एग्जिट पोल बता रहे हैं वो भ्रम दूर हुआ है। देखिए, राहुल गांधी जी का, ये पी चिदम्बरम जी का, अभी से चुनाव की गिनती से पहले चुनाव आयोग पर हमला करना, अविश्वास करना, ये साफ संदेश देता है कि राहुल गांधी जी ने चुनाव में हार मान ली है। मैं मानता हूं कि उन्होंने भी मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए अभी से ब्लेम कर रहे हैं। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये लोग मोदी जी को गाली देते देते नतीजे आने तक चुनाव आयोग को गाली देने लगेंगे, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश के उम्मीदों पर जिस तरह से जनता ने साथ दिया है, जिस तरह से जनता ने वोट किया है, आज वोट हो गया है, साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन रहे। तो शाहनवाज हुसैन खुशी खुशी अपनी बातें रख रहे थे। बीजेपी के बड़े लीडर हैं शाहनवाज हुसैन, हालांकि इस बार कहीं से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। प्रिया चौधरी हमारे साथ बनी हुई है बीजेपी से, और साथ ही इकबाल अहमद है वाईएसआर कांग्रेस से, रेवंत रेड्डी हैं कांग्रेस के बड़े लीडर तेलंगाना से, और प्रेम कुमार जैन टीडीपी से। प्रेम कुमार जैन, शाहनवाज हुसैन ने जो कहा, क्या कहना है इस पर? शाहनवाज साहब की मजबूरी है कि उन्हें बीजेपी का पक्ष रखना है, लेकिन सच्चाई में वो भी डरे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि इस बार बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन का जो उन्होंने नाम लिया, सबको मालूम है कि कल क्या ड्रामा इलेक्शन कमीशन में हुआ, जहां 3 इलेक्शन कमिश्नर में आपस में एक बात के ऊपर सहमति नहीं हो रही, और बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब को क्लीन चिट दी जा रही है। ये जग जाहिर है, सबको मालूम है, और जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो शाहनवाज हुसैन साहब की बात को समझ के सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर आज तक इलेक्शन कमीशन की मर्यादा इतनी नहीं गिरी जितनी इस बार इलेक्शन में गिरी है। हर जगह उसने बीजेपी का एक बीजेपी पार्टी बना के, बीजेपी पार्टी बन के उसका साथ दिया है, ना कि एक भारतीय संविधान के हिसाब से इलेक्शन कमीशन चला है। बहुत गंभीर एक तरह से ये इल्जाम है। पहले मैं आपको बता दूं कि 8 बजे आप न्यूज 18 उर्दू पर देख सकते हैं महासर्वे, महा एग्जिट पोल, यानी अभी तक जो हमने आपको 4-5 फेज तक का जो आंकड़ा दिखाया है एग्जिट पोल में, तमाम सीटों के 543 सीटों के और 7 मरहलों के तहत जो एग्जिट पोल होगा वो आप ठीक 8 बजे देख पाएंगे। अभी हम रुक करते हैं प्रिया चौधरी का। प्रिया चौधरी, जो रेवंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम कुमार जैन को अभी आपने सुना, क्या कहना है? देखिए, शाहनवाज जी की आवाज तो मुझे पूर्ण रूप से नहीं आ रही थी, लेकिन जो उन्होंने कहा होगा वो मैं समझ सकती हूँ कि इस मौके पर उन्होंने क्या कहा होगा। लेकिन अभी एक पैनलिस्ट का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। प्रेम कुमार जैन थे टीडीपी के। जी हाँ, बोलिए। चुनाव आयोग का स्तर इतना गिरा इस बार इन्होंने देखा। मैं ये कहना चाहूंगी कि चुनाव आयोग का स्तर नहीं गिरा है, स्तर इस बार विपक्ष का गिरा है। इतनी बौखलाहट किस बात की थी कि हर चीज में, हर संस्थान को आपने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जब पश्चिम बंगाल में इतनी
इतनी हिंसात्मक हिंसा हुई, जो देखा कि हत्याएं हो गई हैं, अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो बीजेपी के लगभग 80 कार्यकर्ताओं की पंचायत चुनाव से लेकर और ये आज तक के चुनाव में, अंतिम चरण के चुनाव तक में लगभग 80 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। जिनको परिताड़ित किया गया है वो अलग से कार्यकर्ता रह गए हैं। उस वक्त किसी ने आवाज उठाकर ये नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रही है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उल्टा जब इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है, वो भी बहुत देर से एक्शन जब लेता है, तो सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने लग गए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, उन्होंने 20 घंटे पहले प्रतिबंध क्यों लगाया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की सोच, विपक्ष की आइडियोलॉजी क्या है, विपक्ष में किस तरह का बुद्धिजीवी वर्ग काम कर रहा है, ये एक्सपोज होने का काम हुआ है। विपक्ष एक्सपोज हो गया है। रेवंत रेड्डी, व्हाट्स योर से, आप क्या कहेंगे? वही इनकी हार का कारण बनेगा। विशाल जी, मैं प्रिया जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये विपक्ष का आरोप नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में डिवीजन आ चुके हैं, जो डिसिडेंट वन ऑफ द इलेक्शन कमीशन मेंबर ये डिसेंट नोट लिखा है कि मोदी जी को जो क्लीन चिट दी है वो गलत है। कभी वो वीर जवान शहीदों के लिए चुनाव में फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है, कभी ने वो हिंदू मुसलमान में जहर फैला के इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो अमित शाह जी ने वेस्ट बंगाल में जो पूरा माहौल को कैसे बनाया सब लोग देखा हुआ है। ये क्लीन चिट देने में इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर तो डिसेंट नोट लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन में जो ऑफिशियली डिजिग्नेटेड पर्सन है वो खुद मोदी जी ने गलत किया बोल के कह रहा है। इसमें विपक्ष का आरोप तो छोड़ो, वो इलेक्शन कमीशन इंडिया में डिवीजन आ चुके हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में ध्यान देना है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी है। कभी प्रधानमंत्री की जगह में बैठ के, कभी मैं बीसी होके, मैं 5 साल वो प्राइम मिनिस्टर था, 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद भी हम बीसी है बोल के विपक्ष ने हमारे ऊपर आरोप कर रहा है बोल के, ऐसे बातें कहने से वो शोभा नहीं देगा प्रधानमंत्री पर कुर्सी के लिए। इकबाल अहमद कुछ कहना चाहते हैं? इकबाल अहमद, वाईएसआर कांग्रेस, इकबाल अहमद जी बोलिए। हाँ जी भाई, मैं पूरे देश के बारे में तो नहीं कहना चाहता। हमारे टीडीपी का रवैया मैं आंध्र प्रदेश तक मैं कहना चाहूँगा। वो ये तो साफ है कि चंद्रबाबू साहब संविधान में और देश के इंस्टीट्यूशंस में उनका फेथ नहीं है। आज चंद्रगिरी में रीपोल हुआ है, दलितों को रोका गया, उन पे वायलेंस किया गया, उनको रोका गया। जब ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया गया और जब ईसी के पास ये रीपोल आज हो रहा है चंद्रगिरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जब ये नहीं मानते कि इसके ऊपर भी टीडीपी नाखुश है, तो इससे साफ जाहिर है कि चंद्रबाबू साहब को देश के संविधान पर और इंस्टीट्यूशन पे उनका फेथ सिस्टम नहीं है। चलिए प्रेम कुमार जैन, योर आंसर। जी, संविधान के ऊपर तेलुगु देशम पार्टी को 100% विश्वास है, लेकिन जिस प्रकार 37 दिन के बाद रीपोल का निर्णय लिया गया, यह साफ बताता है कि यह किसके इशारे पे किया गया। जगन मोहन रेड्डी इज द पार्ट ऑफ बीजेपी। मैं आज ये फिर बोल रहा हूं कि जगन मोहन रेड्डी पार्टी इज द पार्ट ऑफ बीजेपी। ये सिर्फ बीजेपी के और जगन मोहन रेड्डी साहब की वजह से इलेक्शन कमीशन ने झुक के 37 दिन के बाद ये निर्णय रीपोल का किया। देखिए, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। जी इकबाल साहब बोलिए। इकबाल साहब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं, बोलिए। 7 घंटे इस पर जो हाँ जी, ये जगन मोहन रेड्डी साहब अकेले चुनाव लड़े हैं, अकेले ही कभी भी जा रहे हैं, ये बात अलग है। और इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन था रीपोल का, टीडीपी ने हाई कोर्ट पे इसका दावा किया। 7 घंटे जो इसके बारे में आर्गुमेंट चले और हाई कोर्ट ने ईसी के डिसीजन को अपहोल्ड किया और ये कहा कि दलितों को रोका गया, दलित लोगों पे वायलेंस था, उनको मारा गया, पीटा गया। ये टीडीपी का रवैया है। हम जगन मोहन रेड्डी साहब अकेले ही लड़े हैं और लोग बदलाव चाहते हैं आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये अगर कोई हमारे आंध्र प्रदेश में जुमलेबाज कोई है तो चंद्रबाबू ही हैं। डेवलपमेंट सिर्फ लेकिन प्रेम कुमार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वाईएसआरसीपी की बीजेपी के साथ अंदर ही अंदर पैक्ट है। टेम्पररी असेंबली, लेकिन प्रेम कुमार सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वाईएसआरसीपी की बीजेपी के साथ अंदर ही अंदर पैक्ट है।
क्या कहां है, कहां पैक है? ये तो बीजेपी और पवन कल्याण के साथ हैं। पवन कल्याण के साथ इनका गठबंधन अभी भी है। अगर बीजेपी पवन कल्याण ना होते और स्टेट डिवाइड ना होता 2014 में ये सत्ता में नहीं आते। हम अकेले लड़े हैं, एक लहर वाईएसआरसीपी की है। ये विश्वसनीयता खो चुके हैं, क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, यू टर्न ले चुके हैं। 4-4.5 साल ये बीजेपी के साथ रहे हैं। सपना मुंगंटीवार टीटीडी बोर्ड मेंबर जो हैं, अभी भी वो बीजेपी के महाराष्ट्र फाइनेंस मिनिस्टर के पत्नी हैं। तो इनका जो है, हम अकेले, हमारा एक ही मुद्दा है, स्पेशल स्टेटस जो देगा हम उसके साथ जाएंगे। इसके सिवा कोई अलायंस नहीं। स्पेशल स्टेटस जो देगा हम उसके साथ जाएंगे। चलिए ये कोशिश है। क्या प्रेम कुमार जैन आप इसे कुछ कहना चाहेंगे? और वोट प्रेम कुमार जैन और वाईएसआरसीपी को पावर में ना आने दें। मैं अपने परम मित्र से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये सबके सामने जाहिर करेंगे कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे? ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जो इनको आंध्र प्रदेश का स्पेशल स्टेटस का दर्जा देगा उसके साथ जाएंगे। राहुल गांधी जी ने ये कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम वो फाइल साइन की जाएगी जिसमें आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। क्या ये स्वीकार करेंगे आज कैमरे के सामने कि हम कभी भी किसी भी कंडीशन में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, चलिए सरकार किसकी बनेगी ये तो आंकड़े अभी बता रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आप देखिए, मैं फुल स्क्रीन आपको करके दिखाता हूं। एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं, फेज बाय फेज आपको दिखा रहा हूं। साथ ही साथ ये बता रहा हूं कि जो न्यूज 18 ने एग्जिट पोल किया है इप्सॉस के साथ मिलकर, वो आंकड़े आप देखिए। ये पहले से लेकर तीसरे मरहले तक का ये जो उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा है, बीजेपी को 14 से 16 सीटें मिल रही हैं। एसपी बीएसपी आरएलडी जिसे महागठबंधन कहा जा रहा था, उसे 10 से 12 सीटें मिल रही हैं। ये पहले से तीसरे फेज का है। उसके साथ ही आपको ये बता दें कि जो चौथे फेज में देखिए, चौथे फेज में उत्तर प्रदेश में 13 सीटों का ये आंकड़ा है। चौथे फेज में उत्तर प्रदेश में एनडीए यानी बीजेपी और उसकी जो हलीफ जमात है अपना दल, वो 111 से 13 सीटें लेके आ रही है। जबकि जो महागठबंधन था एसपी बीएसपी आरएलडी का, उसे सिर्फ 1 या ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि जो अज्यूम किया जा रहा था कि महागठबंधन कुछ महाकमाल करेगा, वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। 5वें फेज की आप तस्वीर देखिए। 5वें फेज में जो एग्जिट पोल है इप्सॉस का, जो न्यूज 18 ने कराया है, एनडीए 12 से 14 सीटें, एसपी बीएसपी और आरएलडी को 1 भी सीट नहीं मिली है। कांग्रेस को 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें 5वें फेज के इंतखाब में जो 14 सीटों का था। और ये देखिए छठे फेज का उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर, छठे फेज की उत्तर प्रदेश जहां टोटल 80 सीटें हैं। छठे फेज में 14 सीटों पर इंतखाब हुए थे। एनडीए को अकेले यानी एनडीए और उसके साथ बीजेपी और जो अपना दल है 11 से 13 सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल, इन 3 पार्टियों को मिलाकर कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें ही आ सकती हैं। बहुत बुरी हालत उत्तर प्रदेश में अजीम इत्तेहाद की या महागठबंधन की। तो ऐसे में क्या तस्वीर आगे बन रही है और जो दावे किए जा रहे हैं, खबर यह भी आज आई थी कि कल मायावती दिल्ली पहुंच रही हैं, वहां वो कई दूसरी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगी और समीकरण क्या बन रहा है उस पर गौर करेंगी। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसने सीधे तौर पर बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एनडीए यहां बढ़त ले रही है। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि न्यूज 18 का जो महा एग्जिट पोल है, जो महा सर्वे है, जो तमाम 543 सीटों पर मुश्तमिल होगा और 7 फेज पर मुश्तमिल होगा, वो अब से थोड़ी देर में 8 बजे आप देख पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ लगातार एक पैनल मौजूद है। तो ये छठे फेज की तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में छठे फेज की तस्वीर। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये जो टैली आ रही है, ये टैली जो न्यूज 18 ने कराया है इप्सॉस के साथ मिलकर, जो एक ग्लोबल पोलस्टर है और उसने काफी आलमी ऐसे बड़े बड़े पोल्स किए हैं, उसका ये आंकड़ा और जो महा एग्जिट पोल का जो महा आंकड़ा है, महा हिंसा है,